welcome to this special coverage on Union Budget 2025. ये है आपका बजट प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस ब्रॉडली बजट से हमें रखनी चाहिए, की पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होंगे, सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या होगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत कम आ रही है, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है इज़ ग्रोइंग, देयर इज़ अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ग्रोथ के नंबर्स जो है वो रिवाइज डाउन किए गए हैं। ग्रोथ को पेपअप भी करना है, फिस्कल कंसोलिडेशन पे भी ध्यान देना है और रिफॉर्म्स भी करने हैं और कंजम्पशन बूस्ट विच इज़ अ मेजर टॉपिक दिस सीजन, उस पे भी काम करना है। तो बजट में क्या आ सकता है, आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर की। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर गुलाम जिया। ही इज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट नाइट फ्रैंक इंडिया। मिस्टर जिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you so much. It's a pleasure to be with you. प्लेजर इज ऑल माइन सर। गुलाम, चलिए हम बात करते हैं। पहले आप ही से पूछते हैं कि बजट 2025-26 FY26 में आपकी एक्सपेक्टेशन ब्रॉड क्या है, क्योंकि बहुत सारे नॉइजेज है इस समय मार्केट में। कहीं इनकम टैक्स में रिडक्शन की बात चल रही है, कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी की बात चल रही है, और कहीं केपेक्स स्पेंड कितना इंक्रीज होगा, कितना लीवर सरकार के पास है, इस पे बातचीत चल रही है। सो अगर ब्रॉडली हम बात करें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या ये एक रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, क्या ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, या एक पॉपुलिस्ट बजट होगा? देखिए, पॉपुलिस्ट बजट होने का कोई खास कारण इस समय दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले साल जो कई सारे इलेक्शंस हम फेस कर चुके हैं, उसके कारण ये पॉपुलिस्ट मेजर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थे। और अगले साल एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कुछ ज्यादा इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहे, बारिंग 1 और 2 दिल्ली वगैरह होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि हम एक मेजर पड़ाव पार कर चुके हैं। और उसका एग्जाम्पल ये भी है कि खासतौर से अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात करूं, तो यहाँ पर जो 111 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर में तस्करा हुआ था पिछले बजट में, उसमें हम काफी शॉर्ट पड़ रहे हैं। और उसका कारण सामने है, क्योंकि बजट के कारण बहुत सारे जहां पर भी आचार संहिता लागू हुई थी, तो वह सरकार के सामने बड़ी मुसीबतें थी नए प्लान्स और नए स्पेंड को रोल आउट करने का। अब वो प्रॉब्लम नहीं है और हमें लग रहा है कि आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बजट बहुत ही ज्यादा प्रो ग्रोथ होगा, प्रो डेवलपमेंट होगा, और जिसमें हमें उम्मीद है कि चूंकि ये जो हम हालांकि इस बैकग्राउंड में एक और चीज याद रखनी जरूरी है, वो ये है कि पिछले साल जो ग्रोथ फोरकास्ट थी हमारी इकोनॉमी की, जीडीपी की, वो थोड़ी ठंडी पड़ी है। वो 8% के ऊपर का जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो शायद 6-6.5% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो आगे चल के उसको रिवाइव करना बहुत आवश्यक है। अगले 5 साल में अगर हमने 7 ट्रिलियन पर जो जीडीपी का टारगेट बनाया है, अगर उसे अचीव करना है, तो आज जरूरत है आज इस बात की कि डेवलपमेंट फोकस हो। और हमें पूरा यकीन है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और स्पेंड्स इंक्रीज करेगी। जाहिर सी बात है, स्पेंड इंक्रीज करने में जो फिस्कल इश्यूज हैं उन्हें भी फेस करना होगा। लेकिन जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान से हमें काफी उम्मीदें हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें यकीन है कि सरकार इस चीजों पर जरूर ध्यान देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमको अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाना है, ग्रोथ अच्छी करनी है, तो हमको केपेक्स जो है सरकार का, उसमें अच्छी वृद्धि दिखनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सरकार का पिछले, अगर हम एक डिकेड की बात करें, 10 साल से ज़्यादा की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका की फोकस एरिया रहा है और हर एक बजट में एलोकेशन बढ़ता ही रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि संभावित है कि ग्रोथ वापस पटरी में लाने के लिए केपेक्स प्लान्स बॉयंट रहेंगे। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये किस क्षेत्र में आपको लगता है कि ज्यादा होना चाहिए, सो दैट द ग्रोथ रियली पिक्स अप, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें, और जिस चीज का हम पिछले कुछ वक्तों में देख भी रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रोड्स हो, मेट्रोज हो, हाई स्पीड रेल हो, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल रेल जो है, जैसे दिल्ली में उन्होंने आरआरटीएस शुरू किया है, इवन मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन है, इस किस्म के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक होता चला जा रहा है। क्योंकि
ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, कि जहां जहां आप इस किस्म के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं वहां पर जो अर्बनाइजेशन का टारगेट हमारा रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि 50% जनता मुंबई या दिल्ली में चली जाए। हमारा अर्बनाइजेशन का टारगेट ये है कि अगले 30-40 शहरों को भी अर्बन कैटेगरी में लाके खड़ा किया जाए। और उसके लिए चाहे वो रोड्स हो, पोर्ट्स हो, इन सब चीजों पर खर्च करना बहुत आवश्यक होता चला जा रहा है और गवर्नमेंट ने किया है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो खास तौर से रोड सेक्टर पर जो ग्रोथ हुई है बहुत जबरदस्त है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगले चंद सालों में जो एक और बड़ा टारगेट हमने लिए रखा है कि जो इस समय लॉजिस्टिक्स में हमारी तकरीबन 14% कॉस्ट लॉजिस्टिक में जा रही है, उसको अगर 7-8% सिंगल डिजिट में लाना हो तो उसके लिए रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कॉरिडोर्स, MMLPs, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और पोर्ट्स, और उन पर काफी खर्च हो रहा है और आगे चल के हमें उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा। जैसे नए पोर्ट्स हैं, जो ग्रीनफील्ड पोर्ट, आज वाधवन पोर्ट की बात हो रही है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक तरफ तो कैपेक्स को बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ जो मिड टू लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं काफी पुरुम्मीद हूं कि आगे चल के ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिया, लेकिन यहाँ पे बात हम करते हैं प्राइवेट केपेक्स की। हालांकि उम्मीदें ये थी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद जो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में प्राइवेट केपेक्स साइकिल विल किक ऑफ, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब अभी आपने बात की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, PPP प्रोजेक्ट्स की, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल टू रियली बूस्ट द इकोनॉमी। इसके दो पहलू हैं, इसको दो अलग अलग नजरियों से देखना बहुत आवश्यक है। पहली चीज तो ये है कि कुछ सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बहुत फेवर करते हैं जी। और कुछ सेक्टर में अब भी इतना एक्साइटमेंट नहीं है प्राइवेट प्लेयर की तरफ से। अगर आप देखें, चाहे वो एविएशन हो, जहां पर आपने, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर एयरपोर्ट्स हो, यहाँ के दोनों सेक्टर में पिछले 12-15 साल में बहुत गजब का ग्रोथ हुआ है। और दूसरी तरफ टेलीकॉम, तो ये दो सेक्टर हैं जो आज से, अगर मैं कुछ 10-12 साल पहले की बात करूं तो टेलीकॉम और एविएशन, ये दो सेक्टर्स में गजब का प्राइवेट फ्लो आया है। उसके बाद जो मेरा ख्याल है पिछली दिहाई की अगर हम बात करें तो इसमें वो चीज हमें कम होती दिखाई दी। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन किसी समय में ऑलमोस्ट 47 बल्कि 60% तक चला गया था, वो श्रिंक होकर तकरीबन सिंगल डिजिट में 6-7% के आसपास आ गया है और ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन दूसरी ओर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उस पर भी फोकस करना बहुत आवश्यक है। जैसे पोर्ट्स, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने तकरीबन हर पोर्ट पर बहुत तेजी से काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन प्राइवेट प्लेयर का बहुत आया है। लेकिन पीपीपी किसी कारण पिछड़ा रहा है पिछले कई सालों में और उसे उभारना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए चंद एक चीजें हैं जो करनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, खास तौर से अगर मैं रोड सेक्टर का जिक्र करूं तो पिछले चंद सालों में जो लीकेजेस थे उन पर काफी हद तक काम करके कंट्रोल किया गया है। जो नए टोल सिस्टम्स वगैरह आए हैं उसके चलते बहुत सारा जो कंसर्न था प्राइवेट प्लेयर्स का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी प्राइवेट प्लेयर्स डेवलपमेंट में आने में आज भी कतरा रहे हैं। तो उन्हें वो कंफर्ट देना बहुत आवश्यक है कि इंस्टेड ऑफ बिल्ड एसेट्स के बदले डेवलपमेंट में भी आया जाए और डेवलपमेंट में अपना रिस्क मिटिगेट किया जाए। उसके लिए मेरा ख्याल है कि अगले चंद महीनों में हम गवर्नमेंट की तरफ से काफी एक्शन देखना चाहते हैं। जी गुलाम, चलिए रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का बहुत जोर रहा था। अगर हम देखें, पिछली कमिटमेंट इज 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसमें अगर हम बजट एलोकेशन देखें FY 25 में इट वाज अराउंड 80,000 करोड़ प्लस। इस सेगमेंट को, अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। लेकिन अगर हम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, द डेवलपमेंट्स दैट वी आर सीइंग इन द ईयर बायगॉन, अफोर्डेबल हाउसिंग इज रियली नॉट पिक्ड अप। हालांकि लग्जरी सेगमेंट हैज बीन डूइंग वेल। सो इस अफोर्डेबल हाउसिंग को और बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट रही है और तलब है कि पिछले कुछ सालों में, आज से 2-2.5 साल पहले, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ओरिजिनल शक्ल में और शेप में आया था वो खत्म हुआ।
ट्रांजिट पीरियड था और पिछले आई थिंक अक्टूबर में नया पीमे 2.0 लॉन्च किया गया है। तो उस दौरान वो जो एक वक्त था जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पर थोड़ा सा फोकस नहीं रह पाया और उस कारण से हमें दिख रहा है। लेकिन उसके दूसरी ओर जो मार्केट रियलिटीज हैं वो भी बहुत बदली हुई, बहुत तब्दील हुई हैं। आज से 5 साल पहले जब अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, उसका कारण ये भी था कि जो प्राइवेट प्ले काफी था, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग वाज सेक्टर जहां पर कई सारे डेवलपर्स मौजूद थे। लेकिन पिछले कुछ वक्तों में एक तब्दीली आई है और वो तब्दीली ये है कि मिड टू अपर हैंड, आप चाहे उसे लग्जरी हाउसिंग कह लें या कुछ कह लें, वहां पे डिमांड बहुत ग्रो हुआ है, जिसके कारण डेवलपर्स की प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं। आज ये मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स ये देख रहे हैं कि एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट्स हम जिसे कहते हैं, कि जो आसान तरीका है लग्जरी हाउसेस बनाइए, धड़ाधड़ बेचिए और प्रॉफिट्स कमाइए। जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग जहां पर मार्जिन्स की बहुत तंगी है, वहां पर फोकस कम होता चला गया है, तो सप्लाई बहुत तेजी से श्रिंक हुई है, कम हुई है। और दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जिसका अगले 5 साल तक हम चलन देखेंगे, इसमें एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में अगेन 1 करोड़ नए मकान बनाने का सपोर्ट का पूरा सारा एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया है। लेकिन उसी 5 साल के दौरान चूंकि हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, 7 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है, अगर हम उसे अचीव करते हैं तो इन मकानों की रिक्वायरमेंट तकरीबन 3 करोड़ का शॉर्टफॉल दिखाएगी। 3 करोड़ नए अफोर्डेबल हाउसिंग के मकानों की आवश्यकता होगी 2030 तक। और उसके सामने जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फोरकास्ट है या जो कवरेज है वो 1 करोड़। तो जो बाकी का 2 करोड़ है उससे प्राइवेट प्ले आना बहुत आवश्यक है और उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ और ऐसे मोटिवेशंस को, कुछ इंसेंटिव डेवलपर्स के लिए ले आए कि जिसके कारण वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने पर भी फोकस करना शुरू करें। या दूसरी तरफ जो मार्केट जो सपोर्ट कर रही थी सुपर लग्जरी को, अगर वो तब्दील होती है, अगर वो फेज आउट होती है और अगेन अफोर्डेबल हाउसिंग में एक तरह की कुछ ठहराव आ जाता है, गिरावट की तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर ठहराव भी आ जाता है तो डेवलपर्स के लिए आवश्यक हो जाएगा कि दोबारा अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। और उस सिचुएशन में अफोर्डेबल हाउसिंग को बाउंस बैक होते मैं अगले साल 2 साल में देख रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया, एक तो ये कि पीमे 2 अब शुरू हो चुका है, तो अगले चंद महीनों में हम उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन सप्लाई क्रंच वो शायद अगले चंद महीनों में हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। क्या हायर इंटरेस्ट रेट इट हैज बीन अ डेटरेंट इन अफोर्डेबल हाउसिंग अगेन? अगेन जैसा अगर जो मैंने 2 मिनट पहले आपसे बताया कि जो पीमे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बीच में एक गैप आ गया था, उस कारण दिक्कत जरूर हुई है। और ये बात तो बहुत आवश्यक है, आपके व्यूअर्स को समझना जरूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में होम लोन पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपर सेक्टर की बात करें, कोई शख्स जो 100 करोड़ के मकान ले रहा है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग से लेता है, अपने जो कुछ भी वेल्थ क्रिएशन है उससे लेता है, उसमें होम लोन की इतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो शख्स 10 लाख से 50 लाख के मकान ले रहा है, उसके लिए होम लोन पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। और जो पिछले 1.5-2 साल में चूंकि ट्रांजिशन था पीमे पुराना और नया, उस दौरान ये बहुत हर्ट किया है लोगों को। और वो भी एक बड़ा कारण है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्यों इतनी गिरावट आई है। लेकिन आगे चल के जो तकरीबन 150 से 200 बिप्स, तकरीबन 1.5 से 2% का जो आपको रिडक्शन पीमे 2 के अंतर्गत मिलेगा, वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और जैसे ही ये स्कीम मकबूल हो रही है, लोगों में पॉपुलर हो रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वंस अगेन दोबारा अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एक नया शेप जो पहले देखा था उससे बेहतर दिखाई देगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है जहां पे इंडस्ट्री स्टेटस आप बहुत सालों से मांग रहे हैं फॉर दिस सेक्टर, पर मिल नहीं रहा, क्या इसकी संभावनाएं हैं? मैं इन चीजों से उमन किनारा करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ तो हम डेवलपर्स को या रियल एस्टेट सेक्टर के जो सप्लाई साइड फोर्सेस हैं उनको मांगने की इस कदर आदत है कि हर साल 25 चीजें मांगते हैं, लेकिन उसके सामने जो कुछ उनके लिए सरकार कदम उठाती है उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर हुआ उसका एनालिसिस करके कभी नहीं दिखाया जाता। और महुआ को भी बड़ा कंप्लेन, बड़ी शिकायत रही है डेवलपर सेगमेंट से कि आपको जो हम सारी सुविधाएं देते हैं उसके सामने आपको क्या क्या फायदा होता है उसका आप कभी जिक्र नहीं करते, बस और
और मांगे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाहे आप उसे सेक्टर डिक्लेयर करें ना करें, पिछले चंद सालों में गवर्नमेंट ने सेक्टर के लिए बहुत किया है, बहुत से ज्यादा किया है। और ज्यादा मांगते रहना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सही चीज है। आई वुड वॉन्ट रादर, मैं चाहूंगा कि आज फोकस किया जाए ग्रोथ पर, बिजनेस पर, तेज रफ्तारी से मकान बनाए जाए, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाए और तेज रफ्तारी से बेचे जाए, क्योंकि वो वक्त आ गया है कि डेवलपर आज इस उम्मीद पर हैं कि आगे चल के दाम बढ़ रहे हैं तो मकानों की खरीदारी, बिक्री थोड़ी धीमी कर दी जाए ताकि अच्छे रेट पर माल बेचा जाए। ये सारी चीजें अब ऑलरेडी दिखना शुरू हो गई है। तो वक्त इस बात का है कि डेवलपर या डेवलपर सेगमेंट अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि गवर्नमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी जाए बार बार लगातार कि कुछ कीजिए। बहुत कुछ हो चुका है, सेक्टर बहुत अच्छी परिस्थिति में है। जरूरत इस बात की है कि अब बिजनेस पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, अगर हम पिछले 3 से 4 सालों में देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन इन अप साइकिल, बीट इन द स्टॉक मार्केट, सारे स्टॉक प्राइसेस भी काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन प्राइसिंग सिनेरियो आप गुलाम कैसे देखते हैं एज फार एज द रियल एस्टेट सेक्टर इज कंसर्न? प्राइसेस पीक आउट हो जाएंगे या फिर आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं और बढ़ रही है? अभी और ऊपर जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसका कारण सिंपल इकोनॉमिक्स अगर आप देखें कि जो भी भाव अगर आप देख लें, जो दाम देख लें, उस पर आज मकान बिक रहे हैं और मकानों की बिकने की रफ्तार और बढ़ती चली जा रही है। तो यही तो चीज है जो डेवलपर्स को स्पॉइल करती है, उन्हें बिगाड़ती है। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि चाहे वो जो दाम लगा लें मकान बिकता चला जाएगा, तो वहां चलकर एक वो सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अफोर्डेबिलिटी जो होती है मकानों की वो तकरीबन धीमे धीमे खत्म होती चली जाती है। और वो समय आ जाता है कि फिर जो रियल एस्टेट साइकिल हम जिसे कहते हैं, जो क्लॉक कहते हैं, प्रॉपर्टी क्लॉक, वो 12 बजे की पोजीशन पे पहुंच जाता है, जिसके बाद फिर वो गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो मैं वो देख रहा हूं कि इस समय तो कोई दाम कम होते नहीं दिख रहे, बल्कि और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगले साल 1.5 साल में वो परिस्थिति हमारे सामने आ जाए कि अफोर्डेबिलिटी डेवलपर्स को मजबूर करना शुरू कर देगी कि भाव गिराना शुरू करें। इस समय तो भावों के कम होने की कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं दे रही। दो एक्सपेक्टेशंस जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, एक तो है कि हायर टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर होम लोन, जो लोग लोन लेके मकान खरीदते हैं वो दिया जाए, और दूसरा है रिडक्शन इन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। क्या ये दोनों की संभावनाएं बनती है इस बजट में अनाउंसमेंट की? देखिए, जहां तक पहली चीज है उसको तो आप मैनेज कर सकते हो बजट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू। लेकिन जहां तक सवाल है स्टैम्प ड्यूटी का, ये बात आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि स्टैम्प ड्यूटी करेक्शन स्टेट सब्जेक्ट है। ये अलग अलग रियासतें अपने तौर पर स्टैम्प ड्यूटी को कम या ज्यादा करती हैं। तो अगर कोई रियासत ये चाहती है कि अपने रीजन में रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए स्टैम्प ड्यूटी को कम या ज्यादा करने की आवश्यकता हो, तो वो कदम वो उठाते हैं। फाइनेंस बिल में स्टैम्प ड्यूटी से ताल्लुक रखती हुई कोई जिक्र नहीं होता। बस वो कोशिश करते हैं, बिकॉज़ सेंटर कोशिश करती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट्स में इस चीज पर ध्यान दें। लेकिन सेंट्रल बजट के फाइनेंस बिल में आपको इस चीज का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। So Gulam, what are the major challenges that you see before the finance minister? क्या मेजर चैलेंजेस उनके सामने रहे होंगे जो जब वो बजट को ड्राफ्ट कर रहे होंगे? अगर मैं इन 2 सेक्टर तक ही खुद को सीमित रखूं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, तो इसमें रियल एस्टेट की तरफ से तो कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है और ऑलरेडी ये काफी अच्छी परिस्थिति में है। तो रियल एस्टेट के लिए तो कुछ खास करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, जैसा हमने शुरुआत की थी आपके इस सेशन की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ दिखाना बहुत जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना बहुत जरूरी है। और किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को, एक और चीज जो हमने पहले जिक्र किया जिस बात का कि सेंटर और प्राइवेट की हमने बात की, लेकिन एक और बड़ा रोल प्ले करती हैं स्टेट्स। तो टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के ये 3 पहलू हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट प्ले। प्राइवेट प्ले का हमने जिक्र कर दिया, तकरीबन 4-5%, 6% के आसपास रह गया है। अभी जो स्टेट प्ले है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आधा चलता है कि हर स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, आधा अमाउंट सेंटर, आधा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो पिछली बार का जो उन्होंने टारगेट लिया था 111 लाख करोड़ का, उसमें हम बढ़ोतरी देखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे हम इकोनॉमी टारगेट बढ़ा रहे हैं, कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, उसमें बढ़ना जरूरी है और उतना स्पेंड भी होना
चाहिए, क्योंकि पिछले साल तो इलेक्शन के कारण नहीं हो पाया। राइट। लेकिन इस बार वो चैलेंज नहीं है, तो वो कैपेक्स बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अब उसको बढ़ाते हुए किस तरह बाकी फिस्कल रिक्वायरमेंट्स है उसको मैनेज किया जाए, उस पर ध्यान देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर बढ़ाना हो तो कहां से काट कसर की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया जाए। तो मुझे यकीन है आज फाइनेंस मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए कैपेक्स को बढ़ाया जाए तो वो कहां से वो साधन, वो रिसोर्सेज लाए जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है। बिल्कुल। और एग्जीक्यूशन एक और चैलेंज है सर। ऑर्डर्स जो एलोकेट होते हैं, केपेक्स प्लान भी अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे हम अभी भी धीमी गति में ही काम करते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एट द कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम शायद हमें किसी को भी गवारा ना हो। तो उमूमन उन चीजों में ज्यादा समय लग जाता है। उस चीज को किस तरह फास्ट ट्रैक किया जाए वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो लोकल प्रोटेस्ट वगैरह हैं वो चीजें उमूमन बहुत तकलीफ दे जाती हैं कि लोकल लेवल पर किस तरह लोगों को सहमति के साथ एक प्रोजेक्ट किया जाए बहुत आवश्यक हो जाता है। लैंड एक्विजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 2-3 चैलेंजेस हैं जो उमूमन एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है इंजीनियरिंग साइड का, चाहे वो ईपीसी हो या कोई और तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हो, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जहां तक इंजीनियरिंग रिसोर्सेज या एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज है, वो एग्जीक्यूशन से पहले के जो सारे मसाइल है जिनका मैंने जिक्र किया, 2 या 3 खास तौर से इकोसिस्टम, असहमति लोगों की, और ये 2-3 चीजों को अगर मैनेज किया जाए तो मुझे यकीन है कि जिस रफ्तार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसमें बहुत तेजी आती हुई दिखेगी। जी, गुलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। थैंक यू। सो इस प्रोग्राम को यहीं हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन हम आपके सामने लाते रहेंगे कि बजट, यूनियन बजट 2025 में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।